नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी संकेत उपाध्याय। सबसे पहले शुरुआत करें एक बड़ी खबर से। हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। शेयरों की कीमत बढ़ने में कानून का उल्लंघन नहीं है। सेबी को कीमत में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमत को प्रभावित नहीं किया। अडानी ग्रुप की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले हैं। संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। अडानी ग्रुप ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए। सेबी ने अडानी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है। न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया। इसकी जांच हो। ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं है, क्योंकि सेबी की जांच अभी जारी है। और उस पूरे मामले पर तमाम बयान भी सामने आए हैं। जैसे कि अभी अखिलेश जी ने आपको बताया कि ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, ये क्या कहती है। आपको ये भी बताते चलें कि इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सब पक्षकारों को और जो पिटिशनर्स हैं उनको दे दी गई है और 11 जुलाई को इस पर बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि शेयर के दामों में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। The net conclusion of the report is completely in favor of the Adani Group. The report has found that there is no stock price manipulation by the Adani Group. It has also found that there is no violation of related party transactions. It has also found that minimum public shareholding requirements of SEBI are well maintained and there is no violation. और सबसे अहम बात जो कमिटी ने फाइंड करी है वो ये है कि अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइसेस स्टेबल हैं। वो 24 जनवरी के पहले की प्राइसेस तो नहीं है, लेकिन जहां पर भी हैं वो स्टेबल हैं। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है और अडानी ग्रुप ने कई चीजें करी है अडानी अपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के हक में, और देयर इज नो रियल रीजन टू वरी। और सेबी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर जयंत गुप्ता साहब ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। सिर्फ 2 एस्पेक्ट थे जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी मार्केट में, जो जानकार लोग हैं उनके पास नहीं थी। एक था कि इक्विटी स्ट्रक्चर या होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा था कि क्या प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है। और मैंने पहले भी काफी डिबेट में बोला था कि जितना मार्केट कैप अडानी के स्टॉक का है उसमें लगता नहीं है कि प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है, खास तौर से जबकि सेबी का सर्विलेंस सिस्टम आज दुनिया में लगभग सबसे स्ट्रांग सर्विलेंस सिस्टम है। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन के सिग्नल नहीं है। सेबी ने जब भी अपना करा है और जांच करी है, कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन के सिग्नल नहीं है। रही बात जो ओनरशिप स्ट्रक्चर की है, वो सेबी ने भी सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हमने काफी ज्यूरिसडिक्शन को लिखा हुआ है, 13 ज्यूरिसडिक्शन को लिखा हुआ है। कमिटी ने भी यही बोला है और वो आज भी क्लियर नहीं है। तो उस मामले में ना हम अडानी को गिल्टी बोल सकते हैं, ना क्लीन चिट दे सकते हैं। बट एज फार एज आई नो, जो मार्केट में ओनरशिप के बारे में जो अफवाह थी जो है वो आज भी क्लैरिफाई नहीं हुई है। लेकिन ये ओनरशिप के बारे में जो प्रॉब्लम है ये मार्केट में पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष भार्गव, सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स। आशीष, अदालती भाषा है और ये जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है इसने बहुत विस्तार से सारे टेक्निकल ग्राउंड्स को देखते हुए अपनी बात सामने रखी है। लेकिन एक आम नागरिक को, ताकि ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आए, उस लिहाज से अगर आप समझाना चाहें कि क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो बात एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने जो कही है।
जी बिल्कुल, देखिए बहुत मशक्कत की है इस एक्सपर्ट कमेटी ने। छह लोगों की एक कमेटी थी जिसमें रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM सप्रे थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे और 2 महीने का ही वक्त उसने दिया था। सेबी को जांच के लिए आगे भी 3 महीने का वक्त मिल गया, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे भी कोर्ट की मदद एक्सपर्ट कमेटी करती रहेगी और विचार करती रहेगी। तो ये काफ़ी अहम है। ऐसे मोड़ पर ये रिपोर्ट जब सवाल उठ रहे थे तमाम, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एक याचिकाकर्ता ने यहाँ पर हिंडनबर्ग पर भी सवाल उठाए थे अपनी याचिका में और कहा था कि उनकी जांच होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ शॉर्ट सेलिंग का मामला है, ये शॉर्ट सेलिंग किया गया। तो कहीं ना कहीं ये कमेटी की रिपोर्ट भी उसी तरफ इशारा कर रही है और कह रही है कि जो शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, ये इस कमेटी ने रिपोर्ट में कही है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि पहली नज़र में किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, शेयरों की कीमत में जो बढ़ोतरी हुई वो किसी कानून के उल्लंघन में नहीं है और सेबी को सारी जानकारी ये थी। ऐसा नहीं है कि सेबी को ये पता नहीं था और कभी भी अदानी ग्रुप ने किसी भी शेयरों की कीमतों को बढ़ाने में या प्रभावित करने में कोई योगदान नहीं दिया, ये समिति ने कहा है। इसके अलावा ये भी कहा है कि लाभ पाने के वाले जो मालिक थे उनके नाम उजागर सेबी ने किए और सेबी की ने जो जानकारी दी उनको गलत भी सेबी ने नहीं बताया। अदानी ग्रुप ने जो जानकारी दी थी, ये काफ़ी अहम बात है ऐसे मामले में जब रिपोर्ट कह रही है कि न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे थे उनका जवाब समिति ने दिया है। पहली नज़र में प्रथम दृष्टया अपना जवाब दिया, क्योंकि सेबी की जांच आगे चल रही है, इसलिए उसने कहा कि ये फाइनल निष्कर्ष नहीं है क्योंकि सेबी की जांच आगे जारी है। निश्चित तौर पर 11 जुलाई का दिन काफ़ी अहम होगा, क्योंकि आम लोगों को लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आम निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, उसका प्राइम कंसर्न ये है। और सेबी की जांच जो आगे चल रही है उससे पहले जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है उसने ये भी साफ किया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी जो अडानी ग्रुप के रिटेल जो निवेश था उसमें हिस्सा बढ़ा है और शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो ऐसी है, आगे जांच बढ़ेगी तो काफ़ी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, लेकिन निश्चित तौर पर यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और अब इस पर सुझाव भी पक्षकार अपने देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार करेगा कि आगे क्या किया जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट इस समय आई है जब चारों तरफ ये बात हो रही थी कि रिपोर्ट सार्वजनिक कब होगी, वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है। जी, इसमें एक मसला और है आशीष, जो कि अभी ये पता चला, और वो ये है कि किस तरीके से अलग अलग लोगों ने ये किस मकसद से किया या किस मंशा से किया और कैसे मुनाफा कमाया है और उसकी भी जांच हो। जैसे कि एक बात कही जा रही है कि ईडी हैज इंटेलिजेंस ऑफ पोटेंशियली वायलेटिव सेलिंग बिफोर रिपोर्ट वाज मेड पब्लिक may lead to charges of concerted destabilization of Indian markets। अगर आप ये हमारे दर्शकों को बताना चाहें इसका महत्व। जी, काफ़ी अहम है ऐसे दौर पर। हमें ये समझना होगा ईडी जैसी जो संस्था है वो इसी तरह के मामलों को डील करने के लिए बनी है जब पैसों का लेन देन विदेशों से और इस तरह की विदेशी एजेंसियां कंपनियां शामिल होती हैं। और यहाँ पर कमेटी ने एक साझा की है जो बात ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ईडी के पास ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि पब्लिक रिपोर्ट के जो किस तरीके से मार्केट को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है विदेशों से, ये काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, क्योंकि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो निश्चित तौर पर ये जांच का पहलू हो और इसलिए बार बार कमेटी कह रही है कि जो शॉर्ट सेलर्स ने मुनाफा कमाया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उसकी भी जांच होनी चाहिए। और यहाँ एक याचिका भी है जिसमें ये मांग की गई है कि मुनाफा उन्होंने कमाया है, ये शॉर्ट सेलिंग थी, यहाँ इंडियन मार्केट को अस्थिर करने की कोशिश थी और कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग याचिकाकर्ता एक वकील ने की थी। तो निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें आपस में मेल भी खाती हैं और अब कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जब ये सुनवाई शुरू होगी तो सेबी इस डिस्कस पर भी पहुंचेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कमेटी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का काम है, अभियोजक जो एजेंसी उसका काम है कि वो इस मामले की जांच आगे बढ़ाए। तो निश्चित तौर पर इसके बड़े तार निकल कर आ सकते हैं सामने के किस तरीके से एक साजिशन इस तरीके से ही काम किया गया। जी, शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारी सहयोगी कंपनी BQ प्राइम हिंदी की नीति बोहरा भी इस मामले पर अधिक जानकारी दे रही है, आइए सुन लेते हैं। पहली नजर में अदानी ग्रुप ने न तो कोई नियम तोड़ा न ही किसी कानून का उल्लंघन किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलर्स ने मुनाफा कमाया और इसकी जांच होनी चाहिए, ये कहना है अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड सप्रे कमेटी का। कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है।
2 मार्च को कोर्ट ने मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी फेलियर जैसे कई मुद्दों की पड़ताल के लिए सेपरेट कमेटी का गठन किया था। रिपोर्ट में कई और अहम बातों को लेकर रुख साफ किया गया है। इसके मुताबिक शेयरों की कीमतों में हेरफेर के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अदानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है, न ही अदानी ग्रुप की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के कोई सबूत मिले हैं। ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक प्राइस पर भी कमेटी ने कहा है कि शेयरों के भाव बढ़ने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है और सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। एक और अहम बात, अदानी ग्रुप ने सभी बेनिफिशियल ओनर्स की जानकारी डिस्क्लोज की है और सेबी ने यह साफ किया है कि वो अदानी ग्रुप के बेनिफिशियल ओनर्स से जुड़े डिक्लेरेशंस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। 178 पन्नों की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के नियमों को लेकर कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 6 सदस्यों वाली सेपरेट कमेटी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी MPS की जांच करने को भी कहा गया था। कमेटी ने कहा है कि इस फ्रंट पर भी सभी कानूनों का पालन किया गया है और किसी तरह का रेगुलेटरी फेलियर यहां नहीं दिखाई दिया है। अदानी ग्रुप की कंपनियों में किस FPI का निवेश है, इसे लेकर ग्रुप ने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए सभी जानकारी शेयर की हुई है। सेबी ने अदानी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है। हालांकि कमेटी ने MPS को लेकर एक कोहेरेंट इन्फोर्समेंट पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। एक और जरूरी बात, कमेटी ने माना है और रिपोर्ट में दर्ज किया है कि अदानी ग्रुप द्वारा शेयरों की कीमतों में हेरफेर की बात बिल्कुल गलत है। आर्टिफिशियल ट्रेडिंग या वॉश ट्रेड जैसा कोई पैटर्न नजर ही नहीं आया है, न ही अब्यूजिव ट्रेडिंग का कोई कोहेरेंट पैटर्न दिखाई दिया है। FPI इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सभी पार्टीज ने यह अफर्म किया है कि इनमें से किसी को अदानी ग्रुप ने फंड नहीं किया है। सेबी ने साबित नहीं किया है कि उसके शक को किसी मजबूत केस में बदला जा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी कई गुना बढ़ी है। रिपोर्ट में अदानी ग्रुप की सराहना करते हुए यह कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने के लिए जो कदम उठाए, उनसे ग्रुप कंपनियों के स्टॉक्स में भरोसा बनाने में मदद मिली है। साथ ही 24 जनवरी के बाद भारतीय बाजारों में कोई अनुचित यानी अनड्यू उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। ग्रुप के शेयरों में एक वक्त काफी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अब स्टेबिलिटी है और पूरे बाजार पर इसका असर नहीं हुआ है। कमेटी ने अपनी लंबी रिपोर्ट में यह साफ किया है कि ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं है, क्योंकि सेबी की जांच अब भी जारी है और सेबी को उन्होंने हिदायत दी है कि समयबद्ध तरीके से अपनी जांच पूरी करें। आपको बता दें कि सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, लेकिन आज का दिन अदानी हिंडनबर्ग मामले में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें जुडिशरी से लेकर इंडस्ट्री तक के दिग्गज शामिल हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को एकदम क्लीन चिट दे दी है। और आपको बता दें कि अभी हफ्ते भर पहले ही मॉरिशस के वित्तीय मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार सी रतन ने अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोप को झूठा बताया था। उन्होंने मॉरिशस की संसद में बयान में कहा था कि मॉरिशस में शेल कंपनियों के होने का आरोप बेबुनियाद और झूठा है। मॉरिशस में शेल कंपनियों की इजाजत नहीं है। सारी ग्लोबल कंपनियों को यहां के कानून के हिसाब से ही चलना पड़ता है। यहां किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने तमाम कंपनियों से रिपोर्ट मांगी और हम संतुष्ट हैं कि वो कानूनों पर अमल कर रही हैं। और हिंडनबर्ग ने करीब 3 महीने पहले ही आरोप लगाया था कि अदानी समूह मॉरिशस के कानून का पालन नहीं कर रहा है और शेयर प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है। मॉरिशस के मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि उनके यहाँ कोई ऐसी कंपनी नहीं है। The Hindenburg report cannot be read in isolation, particularly in the light of the rebuttal report from the Adani Group. As of now, all the inquiries that have been carried out and reports that have been requested from those companies that are managing those companies, those global companies, so far there has been no breach that has been found. बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो जापान के हिरोशिमा शहर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 21 मई तक जापान में रहेंगे। यहां हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की उपस्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत उन
गिने चुने देशों में शुमार होता है जो परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है। 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। ये दौरा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा शहर में होंगे। जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा गए थे। जापान के लिए भी ये महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि पीएम फूमियो किशिदा हिरोशिमा से ही आते हैं। और पीएम मोदी के जापान दौरे में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी हो सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पीएम मोदी का कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत उनकी होनी है। ऐसे में जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात पर नजर रहेगी। गौरतलब है कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत इस पर एक संतुलित और निष्पक्ष नजरिया लेकर चल रहा है। इस लिहाज से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जानकारी ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री के जापान दौरे में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से होगी। ज़ेलेंस्की को वहां पीएम किशिदा ने निमंत्रित किया है। पहले वो वर्चुअली जी समिट को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब वो इन पर्सन वहां पर आ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात जो है वो काफ़ी अहमियत रखेगी। भारत जो है यूक्रेन युद्ध के बाद से ही एक संतुलित नीति और एक नज़रिया लेकर चलता रहा है। रूस के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार फ़ोन पर बात की। समरकंद में उनकी मुलाकात भी हुई। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत दौरे पर भी आए और भारत जो है वो हमेशा ये कहता रहा है रूस से कि ये युद्ध का काल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द हैं और हिंसा की हमेशा भारत ने भर्त्सना की है। शांति के जरिए जो समस्या को सुलझाने की बात हमेशा भारत करता रहा है। ज़ेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री मोदी की कई मौक़ों पर टेलीफोनिक जो बातचीत है वो हुई। अब इन पर्सन जो मुलाकात होगी ये काफ़ी अहमियत रखेगी। इसके ज़रिए भारत की स्थिति ये साफ होगी कि वो एक संतुलित नज़रिया लेकर चलता है और जितना रूस के साथ उसकी दोस्ती या साझेदारी अहम है, यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है, यूक्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो भी भारत के लिए उतनी ही अहमियत रखता है। और सबसे बड़ी बात मानवता की है। युद्ध से किसी का भला नहीं होता और युद्ध जो है वो तुरंत रुकना चाहिए। तो ज़ेलेंस्की जो कि कई मौक़ों पर भारत से समर्थन की आस लगाए रहे हैं, भारत जो है अपनी तरह से समर्थन देता भी रहा है, लेकिन जहाँ तक सैन्य समर्थन या एक ऐसे बयान की बात जो जिसमें कि रूस की पूरी तरह से निंदा हो, भारत ऐसे बयानों से बचता रहा है और ये दिखाता रहा है कि जब तक एक कोई ऐसा देश नहीं होगा जो दोनों ही देशों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करे तो फिर मध्यस्थता की बात नहीं होगी। हालांकि भारत ने मध्यस्थता की सीधी कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव और जो लड़ाई जो जंग चल रही है उसका विरोधी रहा है। उसमें हमेशा वो शांति की बात करता रहा है। G20 की अध्यक्षता इस साल भारत के पास है और G20 के कई ऐसे सदस्य देश हैं जो रूस के प्रति भारत के झुकाव को एक शंका की निगाह से देखते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की मुलाकात जो है वो शंका के कई बादल को छांटेगा और ये दिखाएगा कि भारत किस तरीके से युद्ध के भी खिलाफ है, यूक्रेन के भी साथ है और साथ ही साथ जो एक परंपरागत दोस्ती रूस के साथ चली आ रही है, भारत उसको भी बरकरार रखना चाहता है क्योंकि उसके अपने राष्ट्र हित में है, अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरत के हित में है। तो कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात पर सबकी निगाह रहेगी और इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आता है ये हम आप तक रिपोर्ट लेकर जरूर आएंगे। अब बात करते हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में चर्चा में आए एनसीबी के पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े की। समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। वानखेड़े ने वेकेशन बेंच में रिट याचिका दायर करके कहा है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। वानखेड़े पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में छोड़ने के बदले कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। इसके खिलाफ समीर वानखेड़े पहले दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, जहां उन्हें 22 मई तक सीबीआई जांच से राहत मिल गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा था। उसके बाद समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कॉर्डेलिया क्रूज केस में एक रिट याचिका दाखिल की और तत्काल इस मामले पर सुनवाई की मांग की है। दोन पोल पुढे सगळं
सुरुवात करा शांत होती. अरे ना बोलू का क्या? सुरुवात करा शांत होती. वंदे मातरम. मुझे न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है कि ये मुझे न्याय देंगे. और बाकी के कुछ व्यक्तियों के वजह से एक वेंडेटा जो निकाला गया है, मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशरी पे कि मुझे न्याय जरूर. और आपको बताएं कि ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जो गिरफ्तारी थी, उस मामले में एनडीटीवी के पास एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट की कॉपी आई है. इसमें कई बड़े खुलासे भी किए गए हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. साथ ही वकील हैं, उनकी भी बाइट हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे. और इसमें कई सारे जो पहलू हैं वो सामने आए हैं, एक के बाद एक. इसमें कॉपी भी सामने आई, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण खुलासे इस विजिलेंस रिपोर्ट की कॉपी में किए गए हैं. और इसमें यह कहा गया है कि समीर वानखेड़े, जो इस मामले की जांच करने वाले प्रमुख अधिकारी रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप इस रिपोर्ट में हैं. इनमें एक आरोप यह है कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का नाम आखिर में जोड़ा गया था. वहीं कुछ संदिग्ध ऐसे भी थे जिनके नाम हटाए गए थे. इनमें से एक संदिग्ध के पास रोलिंग पेपर मिला था, जो ड्रग्स के सेवन में इस्तेमाल होता है. इसके बावजूद उसे क्लीन चिट दे दी गई थी. समीर वानखेड़े ने 2017 में 5 साल में 6 विदेशी दौरे किए और सभी विदेशी दौरों का कुल खर्च केवल 8.25 लाख बताया गया, जबकि इतने पैसों में तो मुश्किल से हवाई टिकट ही आ पाएगा. साथ ही वानखेड़े ने 22 लाख की घड़ी 17 लाख में उधार में खरीदी थी. और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने बात की है बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील अली कासिफ खान देशमुख से. कौडिल्या ड्रग क्रूज मामले में सीबीआई की ओर से अब समीर वानखेड़े और उनके सहित और कुछ जो अधिकारी और विटनेस थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और समन भी किया गया था समीर वानखेड़े को, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब कुछ समय उन्हें मिल चुका है. लेकिन जिस तरह के आरोप इस पूरे मामले में लगे हैं वो काफी गंभीर हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अली काशिफ देशमुख खान. सबसे पहले इन आरोपों को किस तरह से देखते हैं आप, नंबर 1. और नंबर 2, उस समय भी आप कह रहे थे कि कई सारे दबाव बनाए गए थे, कई सारी चीजें हुई थी, अगर इन सारी चीजों के बारे में आप बता सकते. देखिए, शुरू से ही हम कह रहे थे कि जब कोई ड्रग्स ही नहीं है तो फिर केस कैसे बनता है. और यहाँ पे आप केस को एक तरफ रखिए, यहाँ पे केस ही इस तरह बना था कि कमर्शियल क्वांटिटी दिखाई जा रही थी, ड्रग्स नेक्सस दिखाया जा रहा था, ड्रग्स पेडलर बोला जा रहा था, इंटरनेशनल गैंग बताई जा रही थी. तो क्या क्या नहीं बताया जा रहा था उस केस में, जो केस में ड्रग्स फाइंड आउट ही नहीं हुआ है. आप सोचिए कि इस तरीके से उन लोगों का क्या हाल होता होगा जिनके पास से स्मॉल क्वांटिटी या एक्चुअली कोई छोटा मोटा अगर कुछ दिख जाता होगा, या कभी कभी अक्सर ऐसा भी होता है कि ड्रग्स प्लांटेशन का मामला सामने आता है कि खुद प्लांट कर दिया गया है. तो आप सोचिए कि जब कोई किसी के पास ड्रग्स नहीं मिला है, उसका अगर ये हाल हुआ है तो किसी को फंसाना कितना आसान हो जाता है. रही बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम ये शुरू से कह रहे थे कि ये केस बोगस है, ये केस झूठा है और ये केस में कोई दम नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं से आज, उस वक्त पे भी वक्त लगा ये चीज प्रूव करने के लिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं से ये तक समझ में आ रहा है कि करप्शन के एलिगेशन चार्जेस जो है उनके ऊपर आ रहे हैं. देखिए, ये जो सीबीआई का एफआईआर हुआ है, ये केस 2021 में हुआ था. कौन सा, आर्यन खान के ऊपर और इन सब के ऊपर जो ड्रग्स केस था. इसके बाद 2 साल के बाद कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है कि चीजें एक्सपोज हो रही है कि ये केस कभी केस था ही नहीं, ये बोगस और एक्सटॉर्शन केस था एक्चुअली, और पैसे के लेन देन के हिसाब से ये चीज की जा रही थी. आज ये चीज अगर होना चाहिए था तो बहुत शुरू में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है. ये चीज जो है वो कम से कम हुई है और जांच चल रही है. और आज सुनने में आया है कि दिल्ली हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ है कुछ टाइम तक. तो ठीक है, ये जो है अभी कोर्ट में मामला गया हुआ है, तो कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि कोर्ट इस चीज में जो है वो आरोप को समझ के इस चीज को एडजुडिकेट करके एक सही ऑर्डर पास होगा. बात करते हैं किरेन रिजिजू की, जिन्होंने अपने नए मंत्रालय भू विज्ञान का कार्यभार आज संभाल लिया है. कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उन्हें अलग अलग मंत्रालयों में काम करने का अवसर दिया है. न्यायपालिका के साथ टकराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम राजनीतिक आरोप लगाने का है और उनके पिछले मंत्रालय की बात अब पुरानी हो गई है. रिजिजू ने यह भी कहा कि उनका नया मंत्रालय बहुत ही उपयोगी और यहां पर काफी काम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि उन्हें बचपन से ही पृथ्वी के बारे में काफी रुचि है. कल पीएम मोदी ने कैबिनेट में अचानक फेरबदल करते हुए रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया था.
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अलग अलग विभागों में काम करने का जो मौका दिया है और अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया है। वो ये राजनीतिक बात करने का तो आज समय है नहीं, और लॉ मिनिस्ट्री में तो जब हम लोग कुछ बातचीत करते हैं तो लोग उसको मीडिया या राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा तो होता ही है। ये फेरबदल या अलग अलग जिम्मेदारी, ये तो सरकार का एक तरीका होता है, प्रधानमंत्री जी का अपना एक सोच से किसको क्या जिम्मेदारी देना है। उसमें आप लोग क्यों ऐसे देखते हैं कि क्या हुआ होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय के बाहर केजरीवाल सरकार के सभी मंत्री पहुंचे हुए हैं। वे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल के पास 2 दिनों से सर्विस सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल है, लेकिन वे इस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। T20 लीग में इस बार दिल्ली की टीम बेशक संघर्ष कर रही हो, लेकिन टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल का जलवा बरकरार है। अक्षर पटेल ने एनडीटीवी से खास बात में बताया कि कैसे वो अब बॉलिंग ऑलराउंडर से बदलकर अपना रोल एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर देखते हैं। वो ये भी बताते हैं कि पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी क्यों बाकी कप्तानों और खिलाड़ियों से अलग हैं और अब उनके अपने करियर में धोनी की क्या अहमियत है। गांगुली जैसे आपके बारे में बोल रहे हैं, 2018 से बोल रहे हैं और आपको छक्का लगाते हुए लोग देख रहे हैं। आप अपने आप को बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में ऊपर कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं? सिर्फ वो मेरे हाथ में नहीं है, मतलब ऑब्वियसली रन बना रहा वो ही मेरे हाथ में, तो मैं वही करता हूँ। मैं तो ऊपर जाना नहीं जाना, मेरे को कहाँ भेजना नहीं भेजना, डिसीजन कोच का होता है, कैप्टन का होता है। लेकिन आप कहीं भी तैयार हो, ऊपर मेंटली तो आप जाना चाह रहे हैं। या ऑब्वियसली मेंटली अगर आपका अच्छा हो रहा है तो आप भी चाहोगे कि यार जब जो चीज़ अच्छी चल रही है तो उसका पूरा यूज़ करें। तो या मैं तो चाहूँगा अगर मुझे भेजेंगे तो, अगर नहीं भी हो रहा लेकिन अगर टीम को ज़रूरत है तो कभी भी आप अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुझे 3 नंबर बैटिंग करना, ऐसा नहीं है पहले नहीं किया है। मतलब पहले भी जब आ रहा था तो जब लेफ्ट आर्म स्पिनर या कोई जब टीम को ज़रूरत होती थी तो भेजते थे, तो उसमें तो जब टीम की जो भी ज़रूरत होती है मैं रेडी हूँ कभी भी ऊपर जाने के लिए। और पहले भी बोला है मैं बैटिंग अच्छी करता हूँ तो बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग अच्छी करता हूँ तो बॉलिंग ऑलराउंडर। आपको मैंने देखा आपका जैसे पिन ट्वीट है आपका टेस्ट बैट्समैन के तौर पे, विराट कोहली आपको कैप भी दे रहा है। WTC को जब देखते हैं अभी हाल में, ये आपको लगता है इंडिया के लिए कैसा एक्सपेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली अगर आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ड्रीम होता है आपको इंडिया का कैप खेलने के लिए, और सबसे ऑब्वियसली सबसे मुश्किल वही है इंडिया का टेस्ट टीम में आना, वो सबसे बेस्ट है। तो अगर जैसे आप बोल रहे हो T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप जैसे आ रहा है, तो अगर WTC फाइनल है तो ये एक तरह से टेस्ट क्रिकेट का वो वर्ल्ड कप ही है, और उस टीम में रहना और उसके बाद वो जीताना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 2 साल से मेहनत करते हो, वो लीग मैचेस खेलते हो, उसमें से फाइनल में पहुंचते हो, तो ऑब्वियसली जितना मुझे लगता है कि ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का जितना होता है वो ये WTC फाइनल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज ए क्रिकेटर तो मैं सबसे बड़ी चीज़ यही देखता हूँ, वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड कप WTC में अगर वो जीते, वो सबसे बड़ी मेरे पहले नंबर में वो अचीवमेंट होगी। पर बस मैं एक फाइनल सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने कई कप्तानों के साथ खेला है और धोनी का सबको लगता है, हालांकि धोनी के मन की बात कोई नहीं जानता कि कल रिटायर करेंगे कब करेंगे, लेकिन धोनी के लिए आप जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अपने करियर को फॉर्म कर रहे हैं, कैसे आप उनको आप अपने पूरे करियर में कैसे रेट करते हैं? हालांकि उनको रेट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन नहीं, ऑब्वियसली रेट करने की जरूरत तो मैं होता भी नहीं हूँ किसी को रेट करने के लिए, बट या ऑब्वियसली, बट हाँ मतलब जितना खेला हूँ मैं, जितना उनके साथ आई थिंक बातचीत हुई है, सबसे मुझे लगता है कि जो मैच्योर बोलते हैं कि यार उनको पता रहता है कि यार कौन सा क्या होने वाला है। मतलब एक इंसिडेंट बताऊंगा कि मैं मेरा ही था, मैं बैटिंग कर रहा था और अमित मिश्रा के साथ बैटिंग कर रहा था, और जब मैं आउट होके गया, मैं रन आउट हुआ था उस मैच में, और जब मैं गया तो हार्दिक था, हार्दिक ने, हम गुजराती बोलते हैं साथ में, तो गुजराती में मेरे को बोला कि भाई तेरा 4 बॉल पहले ही माही भाई ने बोल दिया था कि तू आउट होने वाला है। मैंने बोला कहाँ पे, क्यों? ये मैच आई थिंक कटक या कहीं पे था, बट इंडिया के लिए था, और उन्होंने बोला कि। और आपको सीधे लिए चलते हैं हिरोशिमा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिनों के 3 देशों के दौरे में पहले पड़ाव पर पहुंच गए हैं, और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में भारतीय जो वहां पर बसे हैं हिरोशिमा में, उनका स्वागत करने के लिए मौजूद हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी भी सबसे हाथ मिला करके उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
बड़ी संख्या में महिलाएं, छोटे बच्चे ये काफ़ी देर से पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और अब पीएम नरेंद्र मोदी अपने लोगों के बीच, भारतीय लोगों के बीच में हिरोशिमा में उनका स्वागत, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। 3 देशों की पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा है और कल सुबह महत्वपूर्ण क्वाड समिट भी होनी है जिसमें कि पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। इसके बाद वहां पर कई सारे कार्यक्रम उनके हैं और जो हिरोशिमा पर एटॉमिक बम विक्टिम हैं उनसे भी मुलाकात होगी। वहाँ मेमोरियल जो बनाया गया है वहाँ पर भी पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे और साथ ही महात्मा गांधी का जो बुत है उसका भी अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी कल सुबह करेंगे। और जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर भारतीय जो बसें हैं जापान के अलग अलग शहरों में, साथ ही हिरोशिमा में भी, वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके हाथों में तिरंगा है। कई जो महिलाएं हैं वो छोटे बच्चों को भी लिए हुए हैं और सब पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने को आते दिखाई दे। काफ़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था पीएम मोदी का और जो उनका प्रोग्राम था उसके हिसाब से वहाँ पर कुछ देर पहले ही वो हिरोशिमा पहुँचे थे। आज सुबह 9 बजे दिल्ली से रवाना हुए थे पीएम मोदी और अब उनकी जो जापान की यात्रा है वो शुरू हुई है। जापान में आपको बता दें कि अभी इस समय हिरोशिमा में रात के 8 बजे हैं और ये जो आप बड़ी संख्या देख रहे हैं, काफ़ी देर से ये भारतीय यहाँ पर एकत्रित थे जो पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं पीएम लगातार जो है हाथ मिला रहे हैं, साथ ही हाथ हिला करके भी अभिवादन कर रहे हैं। और हिरोशिमा एक ऐसा शहर, ऐतिहासिक शहर इस लिहाज से कि यहाँ पर परमाणु बम का हमला हुआ था और उसके बाद यहाँ पर परमाणु बम के जो विक्टिम हैं उनसे भी पीएम मोदी की मुलाकात कल होनी है और साथ ही जो मेमोरियल बनाया गया है इस हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में, वहाँ पर भी पीएम मोदी कल दौरा करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी का एक बुत है उसका भी अनावरण कल वो करेंगे। लेकिन जो सुबह की शुरुआत उनकी है वो क्वाड की मीटिंग के साथ होगी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में आप जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और साथ ही अमेरिका ये सब देश के प्रमुख हिस्सा लेंगे। ये सीधी तस्वीरें हिरोशिमा से, जापान के हिरोशिमा शहर से, जहां पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो इस शहर के दौरे पर पहुंचे हैं। तो एक लिहाज से कई मायनों में यह ऐतिहासिक दौरा भी पीएम मोदी का है। लोग जो है लगातार यहाँ पर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, कई उनका ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि वो निराश नहीं कर रहे हैं लोगों को जो मिलने के लिए आए हैं। बड़ी दूर से भी और बड़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो बच्चों से भी मिल रहे हैं और साथ ही बड़ों से भी उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं और बड़ी संख्या में जापान में भारतीय रहते हैं अलग अलग शहरों में, वो चाहे टोक्यो हो या फिर हिरोशिमा हो, नागासाकी, तमाम बड़े शहरों में भारतीयों की बड़ी संख्या है। यहाँ पर कई भारतीय रेस्टोरेंट भी है खान पान के लिए और जिनका कि जापानी लोग बड़े अंदाज के साथ लुत्फ़ लेते हैं। और वहाँ पर अब पीएम मोदी पहुँचे हैं, जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं कि देखते ही बनता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय इकट्ठे हैं।